सा छेद यही बंदूक का काम करता था। और यह है घड़ी बजाने का ट्रिगर, यह दो काम करता था, शूट करना और घंटी बजाना, अर्थात उसको घुमाने पर वह छोटा पिन निकलकर अपने निशाने पर लगेगा और साथ साथ घंटी बजेगी। लोग समझेंगे घंटी बजी पर उधार गोली चली। घंटी की आवाज स्प्रिंग की आवाज को छुपा लेती थी। याद है हमने चर्चा भी की थी, एक आवाज दूसरी आवाज को छुपा लेती है, लेकिन जो दुर्गंध फैलती है वह कैसे छिपेगी। उसी दिन मुझे इस व्यक्ति के प्रखर मस्तिष्क का आभास हो गया था। मैंने पूछा, एक बात बताओ, तुमने यह कैसे अनुमान लगाया कि शरीर में कांटे का सरगना और ग्रामाफोन पिन हत्यारा एक ही व्यक्ति है? व्योमकेश ने कहा, पहले मैं यह जान नहीं पाया, लेकिन धीरे धीरे मेरे मस्तिष्क में ये दोनों एक होते गए। देखो शरीर में कांटे वाला क्या कह रहा है। वह स्पष्ट रूप से कहता है कि यदि आपके सुख और शांति में कोई व्यवधान है तो वह उससे छुटकारा दिला देगा। जाहिर है इसके बदले में उसे एक मोटी रकम देनी होगी। यद्यपि इस रकम का कहीं जिक्र नहीं किया जाता, किंतु यह भी तय है कि वह यह काम कोई दया पुण्य या परोपकारवश के खाते में नहीं करता। और अब दूसरी ओर देखो, जितने भी लोग मारे गए वे सभी किसी के सुख में कांटा बने हुए थे। मरने वालों के रिश्तेदारों पर उंगली उठाना नहीं चाहता, क्योंकि जिस तथ्य को साबित नहीं किया जा सकता उसका जिक्र भी फिजूल होता है। लेकिन कोई इस बात को नोट किए बिना नहीं रह सकता कि जितने लोगों की हत्या हुई वे निस्संतान थे और उनके धन संपत्ति को पाने वाला कुछ केसों में उनका भतीजा या दामाद था। क्या आशु बाबू और उनकी रखैल स्त्री का किस्सा हमें संकेत नहीं देता कि उन दोनों का दिमाग किस दिशा में काम कर रहा था? तो यह स्पष्ट हो जाता है कि यद्यपि ये दोनों केस शरीर में कांटा और ग्रामोफोन पिन देखने में तो अलग अलग दिखाई देते हैं, पर दोनों एक साथ फिट भी हो जाते हैं, जैसे गुलदस्ते के दो टुकड़े उसके गोल छेद में थोड़े प्रयास के बाद आसानी से फिट बैठ जाते हैं। एक दूसरी बात जो शुरू में ही मेरे मस्तिष्क में खटकी थी, पहले के नाम और दूसरे के काम में समानता। एक ओर शरीर में कांटे का वर्गीकृत विज्ञापन और दूसरे ओर कांटे जैसी वस्तु के हृदय में घुसने से मरते लोग। क्या तुम्हें एहसास नहीं होता कि दोनों में कहीं समानता है? मैंने उत्तर दिया, शायद लगा हो, पर मुझे उस समय कुछ सुझाई ही नहीं दिया। व्योमकेश ने व्यग्रता से सिर हिलाते हुए कहा, यह सब कुछ जमा करके एक एक घटाते जाने की प्रक्रिया से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। इसका एहसास मुझे आशु बाबू का केस लेने के बाद ही हो गया था। समस्या केवल अपराधी पहचान की थी और यहीं आकर प्रफुल्ल रॉय प्रखर मस्तिष्क सामने आ गया। उसकी चालाकी बेमिसाल थी। जिन लोगों ने हत्या के लिए पैसे दिए वे तक नहीं जान पाए कि वह कौन है, यह काम वो कैसे करता है। उसकी तरूप चाल यही थी कि वह अपने को पर्दे में छुपाए रखे। मैं नहीं जानता कि मैं कभी उसका पता लगा भी सकता था, जबकि वह खुद चलकर मेरे घर में नहीं आया। देखो, इसको इस प्रकार समझो, जब तुम उसके आमंत्रण पर लैंप पोस्ट पर खड़े थे तो तुम्हारे आचरण से उसको कुछ संदेह जरूर हुआ था। फिर भी उसने जुआ खेला और वह पत्र तुम्हारे पॉकेट में पहुंचाया और अपना संदेश मिटाने के उद्देश्य से तुम्हारा पीछा भी किया। लेकिन जब तुम आधे कलकत्ता का चक्कर लगाकर घर में घुसे तो वह जान गया कि तुम मेरे ही दूत हो। वह पहले ही जान गया था कि आशु बाबू का केस मेरे हाथ में आ गया है, इसलिए उसे पूरा विश्वास हो गया कि मुझे सब कुछ पता चल गया है। उसकी जगह कोई और होता तो वह अपनी योजना छोड़कर भाग खड़ा होता, किंतु प्रफुल्ल रॉय अपनी अतिशय जिद के कारण मेरे पास आया ताकि वह पता कर सके कि मैं कितना कुछ जानता हूं और शरीर में कांटे के केस में क्या करना चाहता हूं। यह करे वह कोई जोखिम नहीं उठा रहा था, क्योंकि मेरे लिए करना असंभव था कि शरीर में कांटे के और ग्रामोफोन पिन दोनों रहस्यों का प्रणेता वही है। और यदि मैं जान भी ले लेता तो भी मैं किसी भी सूरत में उसको अपराधी नहीं ठहरा सकता। लेकिन उसने यहाँ एक भूल कर दी। वो क्या है? वह यह कल्पना नहीं कर पाया कि उस सुबह मैं उसका ही इंतजार कर रहा था, क्योंकि मैं यह जान गया था कि इन सब की जानकारी लेने लिए वह मेरे पास जरूर आएगा। तुम जान गए थे।
तो तुमने पकड़वाया क्यों नहीं? अब देखो, कर रहे न बॉडम जैसी बात। अजित, यदि उस समय मैं उसे पकड़वाया देता तो मेरी सारी मेहनत बेकार जाती, क्योंकि मेरे पास ऐसी क्या कोई सबूत था जिसके बल पर मैं उसे हत्या का अपराधी ठहरा सकता था। मेरे पास उसे पकड़ने का एक ही रास्ता था, और वह था कि मैं उसे रंगे हाथ पकड़ूं, और यही मैंने किया। जरा सोचो, हम लोग सीने पर प्लेट बांधकर रात में क्या करने गए थे। जो भी हो, मेरे से बात करके प्रफुल्ल रॉय जान गया कि मुझे अब सब कुछ पता लगा चुका है। केवल यह नहीं जान पाया कि मैंने उसके मस्तिष्क को पढ़ लिया है। उसने फैसला कर लिया कि मुझे अब जिंदा छोड़ देना उसके लिए खतरनाक है, और इसलिए उसने मुझे उस रात रेसकोर्स की सड़क पर चलने के लिए आमंत्रित किया। वह जान गया था मैंने उस दिन तुम्हें भेजकर उसे गच्चा दिया था, इसलिए इस बार मैं स्वयं ही जाऊंगा। तो भी एक बात को लेकर उसके मन में अब भी संशय था कि मैं अपने साथ यदि पुलिस ले जाऊं तो। इसलिए जाते समय उसने पुलिस का जिक्र किया था, पर जब उसने देखा कि पुलिस की बात को लेकर मैं क्रोधित हो गया, तब उसे इत्मीनान हो गया कि पुलिस नहीं आएगी, और मन ही मन उसने मुझे मृत मान लिया। बेचारा नटवर लाल एक छोटी सी चूक में फंस गया। इसका अफसोस उसने मरते समय प्रकट भी किया, और माना कि उसे मेरी प्रखरता को कम नहीं औंकना चाहिए था। एक अंतराल के बाद ब्योमकेश बोला, क्या तुम्हें याद है जब आशु बाबू पहली बार यहाँ आए थे? तब मैंने उनमें पूछा था कि उन्होंने अपने सीने में झटका लगने के समय क्या कोई ध्वनि या आवाज सुनी थी। उन्होंने कहा था कि साइकिल की घंटी। उस समय मैंने उस बात पर अधिक गौर नहीं किया। यही एक बड़ी पहेली थी जो सुलझने का नाम ही नहीं ले रही थी। लेकिन जब मैंने